आगे से बताइएगा, चट्टान और वायुमंडल थोड़ा सा आगे देखते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को क्या कहेंगे? ज्वार भाटा बोलेंगे। बताना होगा आगे साहब का, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को क्या कहेंगे? ज्वार। आगे से बताइएगा कि महासागरों एवं समुद्र में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी क्या क्या है? 2-3 क्रिया है जो समुद्र और महासागर। हाँ ठीक है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान देना है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होना चाहिए। आगे से बताइएगा कि चंद्रमा का ज्वार बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना है? 2 गुना होता है। ऐसा क्यों होता है जी कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना है? सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक चंद्रमा। हाँ ठीक है, क्योंकि सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिकतम निकटतम है चंद्रमा। आप ये बताइएगा, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है किस दिन? अमावस्या पूर्णिमा, दोनों में से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा। हाँ ठीक है, उच्च ज्वार जो होता है 2 दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। आप ही बताइएगा, यानी एक तरह से एक प्रश्न बनेगा नहीं ना, एक महीना में उच्च ज्वार कितना बार? 2 बार, एक बार अमावस्या के दिन, एक बार पूर्णिमा के दिन। आगे से बताइएगा, आगे से बताना होगा आपको कि बताइएगा कि दोनों पक्षों के कौन सा दिन सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाता है? हाँ उसे करके बताना है। हाँ ठीक है, दोनों पक्षों के सप्तमी और अष्टमी, यानी 2 दिन यहाँ पर भी याद रखना है। सप्तमी और अष्टमी को सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाता है। तो बताना होगा इस आपका, इस प्रकार से जो उत्पन्न जो ज्वर बनता है ना, वो किस प्रकार का ज्वर? उच्च ज्वर की निम्न ज्वर? समकोण स्थिति में निम्न ज्वर होता है समकोण स्थिति में। अच्छा, उच्च ज्वर कब उत्पन्न होगा? निम्न ज्वर आएगा कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक समकोण में हो। उच्च ज्वर में किस स्थिति रहेगा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का? हाँ ठीक है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में जब हो जाए तो उच्च ज्वर होगा, और तीनों समकोण में आ जाए तो निम्न ज्वर होगा। आगे से बताइएगा, विद्युत सुनिएगा, बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितना दिन का अंतर होता है? आगे हाँ, कितना दिन का? नहीं पढ़ लो ना बढ़िया से। बृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितना दिन का अंतर होता है? आज कालखुन की 7वीं को होगा निम्न ज्वार, आया पूर्णिमा को होगा उच्च ज्वार, तो क्या दिन का अंतर? देखो 7 न तो 8 दिन के होती ना जी, एक पक्ष में क्या दिन होगा? 15 दिन के पक्ष होगा ना, 15 दिन अमावस्या रहा तो 15 दिन, सॉरी 15 दिन अगला पक्ष, 15 दिन पिछला पक्ष। पूर्णिमा के तो होगा उच्च ज्वार। अच्छा एक में से जोड़ दिए सोरा, 7 में कितना जोड़बो तो 15 आई थी, तो 15 के हो जीती तो तोरे बोल पाना, तो 7 दिन के बाद बोल सको कि नहीं? 7वीं का 1 से 10 तक में कितना संख्या? 1 से 10 तक में कितना संख्या? आपकी कई बात है, 10 से 11 9 दिन का 10 से तो मुझे पढ़िए दे बताया, अच्छा मुझे पढ़िए दे वगैरह 15 बताना होगा इस आपका। तो एक समझ लेना है कि बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच समय का कितना अंतर? 7 दिन का अंतर। बताना होगा आगे से आपको। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन बताइएगा कितने समय पर ज्वार आता? किन घर ये आपका बोलिए? 12 घंटा 26 मिनट बोलिए। हाँ ठीक है, 12 घंटा 26 मिनट में प्रत्येक ज्वार आता, उच्च ज्वार आता, प्रत्येक ज्वार आता। प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा कितना समय में आता है? हाँ 6 घंटा 13 मिनट, यानी कि ज्वार के आधा भाटा समय याद रखना। एक चीज याद रखनी तो भाटा अपने आप याद रह जाएगा। ज्वार आएगा 12 घंटे 26 मिनट, तो भाटा कितना? 6 घंटा 13 मिनट। यहां से बताएगा ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं? 2 बार आता है। बताएगा ज्वार प्रतिदिन आता 2 बार, कैसे कैसे आता? एक बार किसका? नहीं है? आगे प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार आते हैं,
तो एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, दूसरी बार आपको बताना है। आगे, हाँ ठीक है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रश्न अभी बनेगा आपका, समानता ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, लेकिन इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर बताएगा कौन सा एक ऐसा जगह है जहां पर ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। आगे, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर कौन सा एक ऐसा जगह है जहां पर ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। साउथहैम्पटन, बिल्कुल ठीक है, साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आता है। यहां से बताएगा साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है, किनका, आपका, तो बताएगा 2 बार आता है किस चैनल से होकर के और 2 बार आता है किसके अंतराल से। हाँ, 2 बार आता है इंग्लिश चैनल, आगे ज्वारीय इंग्लिश चैनल के माध्यम से होकर होता है और 2 बार आता है उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतराल पर पहुंच जाता है। ठीक, दोनों बता दिए हमें। आगे से बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो आता है वो कौन सा देश में आता है। कनाडा। बगल से बनेगा आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित कौन सी खाड़ी है जहां पर आती है। आगे, हाँ ठीक है, फंडी की खाड़ी पर जहां पर सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई कितना मीटर की होती है वहां पर, ठीक है, 15 से 16 मीटर। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहेंगे। वायुमंडल। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहेंगे। हाँ ठीक है, वायुर्विज्ञान, जिसको बोलेंगे एरोलॉजी। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहती है। हाँ ठीक है, मेट्रोलॉजी, जिसको ऋतु विज्ञान बोलते हैं। बताइएगा, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है, तो बताइएगा कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है वायुमंडल। फिर से बोलते हैं कि वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग माना जाता है, तो इनके कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर तक फैला है वायुमंडल। आगे, हाँ 99%, ठीक है, 99% जो भाग है पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कितना परसेंट, 78%। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, नाइट्रोजन गैस का गंध रंग कैसा है। हाँ ठीक है, इसका कोई रंग नहीं है, गंध भी नहीं इसका कुछ हो। यहां से बताइएगा नाइट्रोजन का स्वाद कैसा है। हाँ ठीक है, स्वादहीन है, यानी स्वाद नहीं होता उसका। आगे से बताइएगा कि कोई भी वस्तु को तेजी से जलने से बचाती है कौन सी गैस, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, आर्गन। बताइएगा वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस बिल्कुल नहीं पाया जाता है, रेडॉन। बाकी सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम अक्रिय गैस वायुमंडल में कौन है, हाँ कौन, हाँ ठीक है, जिनॉन। 0.409% उतना पाया जाता है, जो सबसे कम अक्रिय गैस वायुमंडल में जिनॉन है। जिनॉन का संकेत बता दीजिए आप, Xe, बिल्कुल ठीक है। जिनॉन का परमाणु संख्या कितना है, 54। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, वायुमंडल में कौन सी गैस अगर नहीं रहता तो आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता, नाइट्रोजन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि पेड़ पौधा में प्रोटीन का निर्माण जो होता है, जो भोज्य के रूप में उसका अंग है, वो कौन सा गैस प्रदान करता है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में आर्गन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कितना प्रतिशत, 0.93%। आप ही बताइएगा वायुमंडल में CO2 की मात्रा बताइए, 0. आगे, हाँ ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएंगे तो 0.03%, लेकिन यहाँ पर 3 अंक तक गए तो 0.036%। प्रश्न बनेगा आपका वही से
नियोन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? नियोन गैस। अगर आर्गन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस है तो कौन है? नियोन गैस। आगे उतना बचती जी तो सब फैले वो माथा हमारा 78% को निकालू, नाइट्रोजन 21% को जी है, ऑक्सीजन तो 99 0.93% लगभग 1% तो बोल दो को जी आर्गन। अब इसी में जो दशमलव जो है 7% है, इसी को में सब गैस है। अभी जो भी गलती बोलना है तो इसको नीचे ही गलती बोलना है। तो प्रश्न हमें पूछे थे कि आर्गन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अगर कोई है तो नियोन है, कितना प्रतिशत। अब इसी को में सब में बांट देना है, 4-5 और अक्रिय गैस है। जैसे कल थी ना कि जिनॉन में 0.4 को 0 उसी ढंग से नियोन आगे 0.005 हाँ ठीक है 0.002% पाई जाती है नियोन गैस। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैला है? नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना ऊंचाई तक फैला है? 128 किलोमीटर तक ही फैली है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, हीलियम कितना प्रतिशत है? इसमें वायुमंडल में हीलियम की मात्रा कितना प्रतिशत? वायुमंडल में हीलियम हाँ आगे 0.005 बोल लो आगे हाँ ठीक है 0.305% को हीलियम पाई जाती है। प्रश्न बनेगा इस आपका, वायुमंडल में मीथेन की मात्रा कितना प्रतिशत? मीथेन भी है जी वायुमंडल में, आदि खानदाने उपटा गलो है वायुमंडल के। आगे 0.0001 मीथेन वायुमंडल में मीथेन नहीं 0.302% है जी मीथेन। हाँ प्रश्न बनेगा आगे साहब का, वायुमंडल में आपको बताना होगा क्रिप्टॉन की मात्रा कितना प्रतिशत है? भी एक अक्रिय गैस है ना क्रिप्टॉन। आगे गया वायुमंडल में क्रिप्टॉन की मात्रा 0.301 हाँ ठीक है 0.301। प्रश्न बनेगा आपका कि वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है या नहीं? पाया जाता है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? सब इतने एकरे में कम बताना, एकरे में सब आपको कम हाँ 0.405%। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बताना होगा कौन सी गैस अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है? वायुमंडल का कौन सा गैस अन्य पदार्थों से मिलकर जलने का कार्य करता है? ऑक्सीजन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? हाँ लगभग 21% है। आप ही बताइएगा किस गैस के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते? ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जलेगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैला है? 64 किलोमीटर। आप ही बताइएगा ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, परंतु कितना किलोमीटर से ऊपर जाकर उसकी कुछ ही मात्रा रह जाती है? 16 किलोमीटर तक ठीक ठाक ऑक्सीजन है, उसके बाद है कुछ ही मात्रा में। लेकिन वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर चल जाएंगे उसके बाद ऑक्सीजन के नामो निशान खत्म है। आगे 64 के बाद भी हल्का फल्का है तो कितना किलोमीटर के बाद दम नाम निशान खत्म हो जाता है ऑक्सीजन का? 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन का नाम निशान नहीं है, ना के मात्रा उधर पाई जाएगा। प्रश्न आगे से बताएंगे आप, सारगैसो सागर को सबसे पहले किस देश के नाविक ने देखा था?
स्पेन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी जलधारा है? गरम। बताइए कहीं साहब का, लेब्रोडोर जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडा। अंदाजे बोल लो नहीं। धारा कितने प्रकार के होती है? दो प्रकार के होता है, ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा। आप ही का प्रश्न बनेगा, सुनिए साहब को, किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है? हिंद महासागर। आगे से बताइएगा, प्रश्न आगे से होगा, दुनिया की सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील। बताइएगा वान झील की लवणता कितना प्रतिशत है? 330%। बताइएगा वान झील के बाद दूसरा सबसे अधिक लवणता वाला सागर बताइएगा। मृत सागर, जिसकी जो है लवणता 238% है। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन? कनाडा। बगल से बताना होगा आपका, प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है किस गोलार्ध में पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आगे से बताइएगा, सभ्यता का पालन कहलाता है किस महाद्वीप को कहते हैं? सभ्यता का पालन एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन कहते हैं। आप ही बताइएगा, मानव जाति का पालन कहा जाता है किस महाद्वीप को? वहां से मानव का ही विकास हुआ है। हाँ ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं मानव जाति का पालन। बताइएगा, सांपों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। बताइएगा, इसे गलती बोले में तो रिकॉर्ड हैट्रिक मार देला। बताइएगा आगे से, दुनिया का सबसे चौड़ी नदी बताइएगा। देखो, अमेजन। बताइएगा, यूरोप का कौन सा देश को झीलों का देश कहते हैं? फिनलैंड। प्रश्न बनेगा, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का भारत, यूरोप का मरीज तुर्की, लेकिन यूरोप का भारत इटली। यूरोप का भारत इटली को इसलिए बोला जाता है कि वहां भी कृषि प्रधान देश है और भारत भी कृषि प्रधान है। लेकिन इटली में, भारत में हिमालय पर्वत है, तो इटली में कौन सा पर्वत है? आगे अल्पस। अल्पस पर्वत है हिमालय के जगह पर। वहां पर पनामा नहर के दो बंदरगाह है, कौन कौन? वो हमारा छोड़ला, एगो भूला आगे नहीं सर, आगे ठीक है। पनामा नहर के दो बंदरगाह है, कोलन और पनामा। प्रश्न बनेगा इस आपका, लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रीक दार्शनिक ने किया था? थियोफ्रेस्टस। लाइकन का अध्ययन क्या कहलाता? लाइकेनोलॉजी। बताएगा कि विषाणु की खोज किसने किया था? ठीक है, वानविस्की ने किया था 1892 ईस्वी में। बताएगा इसे, आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्ग में बांट दिया गया? लाइकेन को 3 भाग में बांटा गया है। बताइएगा इस आपका, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विषाणु करता है। यहां से बताइएगा, लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? हाँ ठीक है, लाइकेन में प्रजनन भी 3 प्रकार से होता है, कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। बताना होगा आगे से, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं कौन? लाइकेन। आप ही बताइएगा, जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन उगता है या नहीं? नहीं उगता, जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है, वायु प्रदूषण जहां पर। बताइएगा इस आपका, प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? नहीं, को गैस बताना है। प्रदूषण का सर्वाधिक सूचक कौन सी गैस है? आगे ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बताइएगा, पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। पीछे से बताना होगा आपका, विषाणु की खोज किस रोग से हुआ है? हाँ ठीक है, मोजाइक रोग से, तंबाकू के मोजाइक रोग से मिला है इसका रोग। आगे से बताइएगा,
बताना होगा इस आपका। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? आगे, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं? विषाणु 3 प्रकार के होता है, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और एक बैक्टीरियोफेज होता है। आप ही बताइए कहीं से, खाली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं? हाँ बोलिए। सेक्सिकोल्स। यहां से बताना होगा आपका, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है क्या? लाइकेन। बताइएगा, पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता, आरएनए की डीएनए? हाँ ठीक है, पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। आप ही बताइएगा, आर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से किस रंग प्राप्त होता, कौन सा रंग? नीला रंग। जंतु विषाणु में क्या पाया जाता, आरएनए डीएनए दोनों में से कोई नहीं? हाँ ठीक है, डीएनए या कभी कभी आरएनए भी इसमें पाया जाता है जंतु विषाणु में। पीछे से प्रश्न बनेगा आपका कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? लिटमस पेपर, हाँ कौन सा लाइकेन से? क्वेश्चन होगा, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? आगे, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। प्रश्न आगे से आएगा, लोवेरिया, इरवेनिया, रेमेनीला आदि लाइकेन का उपयोग क्या बनाने में करते हैं? आगे, उसका नाम क्या है? इत्र। ठीक है, इत्र बनाने में इसका इस्तेमाल की जाती है। पीछे से बताएगा, परमेलिया सेक्सिटिलस नामक लाइकेन का प्रयोग किस बीमारी के दवा बनाने में करेंगे? मिर्गी में। यहां से बताएगा, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ पाया जाएगा उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? रेट्रोवायरस बोला जाता है उसको। आप ही बताइए कहीं से, असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? असनिया नामक लाइकेन से कौन सा अम्ल? ठीक है, आसनिक अम्ल पाया जाता है असनिया नामक लाइकेन से। यहां से बताइएगा, जीवाणु की खोज कब हुआ था? जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है ना, तो उसी में से बताइएगा कि रेंडियर मास या क्लेडोनिया नामक जो लाइकेन होता है वो किस कौन सा क्षेत्र में वहां पर भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है? हाँ ठीक है, आर्टिक भाग में भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल की जाती है रेंडियर मास को। आप ही बताइए कैसे, आइसलैंड मास को बताइएगा कौन सा देश में बताइएगा उसको केक बनाया जाता है? आइसलैंड मास को कौन कौन सा देश में उसको केक बनाया जाता है, खाने वाला केक? आगे, हाँ ठीक बोल दिए, स्पेन नहीं, स्वीडन और नॉर्वे आइसलैंड जैसा यूरोपियन कंट्री है जहां पर उसको केक बनाया जाता है। प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ, कौन सा देश के निवासी इंडो कार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करता है? इंडो कार्पन भी ये लाइकेन है। कौन सा देश के लोग? जापान। प्रश्न बनेगा इस आपका, दक्षिण भारत में बताइएगा कौन सा एक लाइकेन है जिसको करी बनाने में इस्तेमाल की जाती है? दक्षिण भारत में कौन सा लाइकेन करी के रूप में इस्तेमाल की जाती है? पीछे कोई? परमेलिया। परमेलिया लाइकेन को इस्तेमाल की जाती है करी बनाने में। जीवाणु की खोज किसने किया था? लोवेनहॉक।
जीवाणु का विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लुबेनॉव को ही बोलते हैं। जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग ने कब किए थे? 1829। प्रश्न बनेगा इस आपका अंगमारी किस फसल को प्रभावित करता है? अंगमारी आलू। बताएगा गई सर लाइकेन किन दो सहजीवी से मिलकर बना है? हाँ, कवक और शैवाल। बताएगा एल्फा नामक विष किससे बनता है? कवक शैवाल लाइकेन इसे रहेगा। एल्फा नामक विष किससे बनता है? कवक से। बताएगा गंजापन किस कवक से होता है? टिनिया कैपेटिस। हाँ, टिनिया कैपेटिस। प्रश्न बनेगा कोशिका की कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। आगे से बताएगा कौन सा शैवाल को अंतरिक्ष यान केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष में ले जाता है? कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यान केबिन के हौज में उगाकर ले जाता अंतरिक्ष में, जिससे प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है उसमें? ठीक है, कोलोरेला। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह बताएगा? थाइलोफाइटा। आगे से बताएगा प्रकनली शिशु के मामले में निषेचन कहां पर होता है? प्रकनली के अंदर की प्रकनली के बाहर? क्या बोले? ठीक है, प्रकनली के अंदर। पीछे से बताएगा शिशु का पैतृक स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? शिशु का पैतृक स्थापित करें यानी कि किनका ये बेटा है जो भी है, डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रश्न आगे से बताएगा गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किया? गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने कब किए? 1888 ईस्वी में। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। प्रश्न अभी बनेगा आपका एस्कैरिस में गुणसूत्र की संख्या कितनी? 2 ही होता है। जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। प्रश्न बनेगा आपका जीवधारियों के अनुवांशिकी संगठन को किस नाम से जाना जाता है जो जीन का बना रहता है? जीनोटाइप ये हो जाएगा। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा? 64। पीछे से बताइएगा एक लड़की अपने माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? कितना कितना अलग अलग बताना है। माता से कितना, पिता से कितना? दोनों साल के लिए बताओ ना कि पिता से इतना। हाँ हाँ, तो ऐसे बोलो कि 22 प्लस x माता से या पिता से भी 22 प्लस x एक लड़की के लिए। तो हुरुर खाली करके टाइम ले लिखी इतना में 3 क्वेश्चन पूछ दिया। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितने होते हैं? 20। आगे से बताइएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुंगो डिब्रीज। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा? हाँ, 24। ठीक बोले। बताइएगा जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। प्रश्न बनेगा आपका उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया है? जेनेटिक शब्द डब्ल्यू वाटसन ने दिया है जेनेटिक शब्द। प्रश्न बनेगा आगे साहब का स्तनी वर्ग के जंतुओं को विकास किस वर्ग से हुआ है? सरीसृप से हुआ है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है आपको। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने किया है। आगे से बोलना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका पादप कोशिका जंतु कोशिका में बताइएगा किस कोशिका में लवक पाई जाती है?
पादप कोशिका में पाई जाती है लवक। प्रश्न होगा कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले वीर चाहू ने कब देखा था? 1855। यहां से बताना होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया है? बीजमैन ने किया है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किए थे? 1953 ईस्वी में। यहां से बताइएगा चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन। प्रश्न आगे से आएगा आपका लवक 3 प्रकार के होता है, कौन कौन? ठीक है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। आगे से बताइएगा किस लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं? रसोई घर में खाना बनता है ना? ऐसे भी हम लोग का रसोई घर में क्या काम है? खाना बनाना। तो किस लवक को रसोई घर कहा? हरित लवक। आगे से बताइएगा बंदर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? 21 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है बंदर में। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का, अब बताइएगा अवर्णी लवक पौधा के किस भाग में प्राप्त होता रहता है? हाँ, जड़ बोले पड़ेगा और भूमिगत तना होना चाहिए। जड़ और भूमिगत तना जहां पर सूर्य की प्रकाश न पहुंचे। प्रश्न होगा पीछे से आपका डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां पर पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न बनेगा आगे साहब का लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुवे। आप ही का क्वेश्चन होगा आपका, प्रश्न ऐसे कह रहा है आपको ताराकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें क्या कहते हैं? क्या बोली? आगे ताराकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम नहीं, तारा क्या बोले? सेंट्रियोल बोला जाता है उसको। ठीक है। प्रश्न बनेगा आगे आपका सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। बिल्ली में का वैज्ञानिक नाम बताइए बिल्ली का? फिलिस डोमेस्टिका। आगे से बताइएगा वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? आगे जाति। आप ही बताइएगा इसे। आपका प्रश्न बनेगा आपका यहां से सारोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? छिपकली का। होरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? होरोलॉजी में समय का अध्ययन होता है होरोलॉजी में। होरोलॉजी हाँ समय का नहीं, होरोलॉजी में भी समय का अध्ययन होता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में बांटा गया है? हाँ, दो समूह में बांटा गया है, जंतु समूह और वनस्पति समूह। आप ही बताइएगा सिस्टेमा नेचर पुस्तक किसने लिखा? सिस्टेमा नेचर बोल सकते, कैरोलस लिनियस। बताइएगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को ही बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा कि समस्त जीवों को द्विजगत वर्गीकरण के आधार पर 5 जगत प्रणाली जो आया था, कब आया था? द्विजगत प्रणाली का स्थान लिया 5 जगत प्रणाली। आरएच विक्टर को जो लिया, हाँ कितना ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? पक्षी का। प्रश्न आपका होगा कि जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? 80%। आप ही बताइएगा इसे जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात बताइएगा। प्रकाशीय अनुपात होना है इस। प्रश्न होगा कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, या कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 ईस्वी में। बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के। अंडा भी बताना, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे का।
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने कब किया था? ठीक, 1838-39 में किए थे। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने कब किया था? 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? सी वेंडा ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। बायोलॉजी हो गया आपका लुसेंट में।